you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 26 अगस्त का दिन है और आज की तारीख का संबंध है एक डकैती से। 11 अगस्त वाले तारीख के एपिसोड में हमने आपको बताया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी के बारे में। दोनों ने एक अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को बम से हमला करके मारने की कोशिश की थी, लेकिन जिस बग्गी पर हमला किया गया था उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं। इस हमले में 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, इनकी बेटी और इनकी पत्नी, जिसके बाद ये दोनों क्रांतिकारी मौके से भाग गए थे। खुदीराम बोस पुलिस से बचते हुए पूसा के नज़दीक एक स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक दूसरे स्टेशन पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ट्रेन में बैठ चुके थे और आराम से पुलिस से बचकर निकल सकते थे, लेकिन एक भारतीय नंदलाल बैनर्जी ने उन्हें धोखा देकर पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। प्रफुल्ल ने पुलिस की गिरफ्त से भागकर खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद शिनाख्त के लिए उनका सिर काटकर कलकत्ता भेजा गया था। खुदीराम बोस की फांसी को लेकर जनता में रोष था, लेकिन फांसी की सजा में भी एक डिग्निटी थी, एक गरिमा थी जो प्रफुल्ल कुमार चाकी को मौत के वक्त नहीं मिली। उनकी लाश को शत विक्षत किया गया, उनके सिर को काटा गया। सिर काटे जाने वाली बात का पता चला तो क्रांतिकारियों के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस हैवानियत का बदला लिया जाना जरूरी था और प्रफुल्ल की मौत का सबसे बड़ा कसूरवार माना गया नंदलाल बैनर्जी को। उन दिनों क्रांतिकारी शिरीष चंद्रपाल कलकत्ता में नाम बदलकर ठहरे हुए थे। नंदलाल बैनर्जी को मारने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई और उनके एक साथी ने मिलकर 9 नवंबर 1908 को नंदलाल बैनर्जी की हत्या कर दी और इसी के साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी के अपमान का बदला ले लिया माना गया। इन्हीं शिरीष चंद्रपाल के नेतृत्व में आज ही के दिन यानी 26 अगस्त को कलकत्ता में एक लूट को अंजाम दिया गया था। 30 अगस्त को द स्टेट्समैन ने इस लूट की खबर को छापते हुए एक हेडलाइन लगाई, ग्रेटेस्ट डे लाइट रॉबरी, यानी दिन दहाड़े अंजाम दी गई सबसे बड़ी लूट। क्या थी इस लूट की कहानी, आइए जानते हैं। 1908 में प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस की शहादत ने आज़ादी की क्रांति को एक नई ऊर्जा से भर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी थी जिसे आग में बदला जाना बाकी था। इस काम के लिए ज़रूरत थी हथियारों की। लोगों से लूटकर भी चंद ही बंदूकें हासिल हो पाती थी। पैसों का इंतजाम किया जा सकता था, लेकिन बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने का कोई सोर्स तब नहीं था। एक और खतरा यह था कि इससे अंग्रेज़ों को क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लग सकता था। उन दिनों कलकत्ता में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था मिसर्स रोडा एंड कंपनी। ये कंपनी अंग्रेज़ों के लिए जर्मनी से पिस्तौल आदि का इंपोर्ट किया करती थी। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल में क्रांतिकारियों ने एक संस्था बनाई थी। इसके संस्थापक थे बिपिन बिहारी गांगुली। बिपिन गांगुली के एक दोस्त कालिदास मुखर्जी रोडा कंपनी में ही काम करते थे। उन्होंने मुखर्जी से कहा कि वो संस्था के किसी सदस्य को कंपनी में नौकरी दिला दे। अब ये एक प्लान का हिस्सा था। मुखर्जी इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने श्रीश मित्रा को कंपनी में नौकरी दिला दी। पहले तो मित्रा ने रोडा एंड कंपनी में क्लर्क का काम किया। बाद में उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें कस्टम ऑफिस से सामान लाने की ड्यूटी पर लगा दिया गया। बहुत मेहनत से काम करके उन्होंने भरोसा जीत लिया था। इस पोजीशन के मिलने से फ़ायदा हुआ कि उन्हें हथियारों के ऑर्डर्स की पूरी जानकारी रहती थी, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में लाना ले जाना होता था। मसलन किस टाइप के पिस्टल आने वाली है, कितनी आने वाली है और कब आने वाली है। जून 1914 के आसपास मित्रा को पता चला कि जर्मनी से माउजर और गोलियों की एक बड़ी खेप पश्चिम बंगाल आने वाली है, पंगा। उन्होंने बिपिन गांगुली को खत लिखकर इस बारे में बता दिया। अगले ही दिन शिरीष चंद्रपाल और बिपिन गांगुली ने क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई। तय हुआ कि अगर किसी तरह इस खेप को लूटा जा सके तो हथियारों की कमी की समस्या का निदान हो सकता है। अब सवाल था कि हथियारों को लूटा कैसे जाएगा। मित्रा पहले ही कंपनी में काम कर रहे थे। कस्टम से हथियार लाकर गोदाम में पहुंचाना उनका ही काम था, इसीलिए इस काम में लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। हथियारों को कस्टम हाउस से गोदाम तक बैलगाड़ी से पहुंचाया जाता था। उस जमाने में प्लान बनाया गया कि हथियार ले जाने वाले जत्थे में एक बैलगाड़ी और जोड़ी जाएगी, जिसमें संस्था के सदस्य मौजूद होंगे। बैलगाड़ी चलाने के लिए हरिदास दत्ता को तैयार किया गया। इसके अलावा तय हुआ कि कुछ लोग डलहौजी स्क्वायर पर रुकेंगे और अगर पुलिस के आने का अंदेशा हुआ तो गाना गाकर सिग्नल देंगे। 26 अगस्त की सुबह सभी लोगों ने एक बार फिर से मीटिंग की और अपने अपने काम पर निकल गए। मित्रा रोज की तरह सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे और वहां से 6 बैलगाड़ियां लेकर कस्टम हाउस की तरफ चले। 12 बजे के आसपास डलहौजी स्क्वायर पर उन्हें हरिदास दत्ता मिले। दत्ता बैलगाड़ी में एक देहाती मजदूर का भेष धरकर पहुंचे थे। अपना रोल निभाते हुए मित्रा ने दत्ता को देर से आने के लिए खूब डांट लगाई। इसके बाद वो कस्टम हाउस की तरफ चल पड़े। बैलगाड़ियों की संख्या अब 7 हो चुकी थी। 6 चले थे, पहुंच रहे हैं 7।
जर्मनी से बंदूकों और गोलियों के कुल मिलाकर 202 बक्से डिलीवर हुए थे। मित्रा ने 192 बक्से पहली 6 बैलगाड़ियों में डलवाए और बाकी के 10 बक्सों को हरिदास दत्ता की बैलगाड़ी में रखवाया। इसके बाद सातों बैलगाड़ियां वापस कंपनी गोदाम की तरफ चल पड़ी, लेकिन पहुंची सिर्फ 6। हुआ यूं कि एक बैलगाड़ी जिसे दत्ता चला रहे थे, उसने डलहौजी स्क्वायर से अपना रास्ता बदल लिया और कलकत्ता की सकरी गलियों से होते हुए क्रांति मुखर्जी के स्टॉक यार्ड तक पहुंच गई। अगले दिन एक कार का इंतजाम करवाया गया ताकि बक्सों को एक अन्य साथी भुजंग भूषण धर के घर पहुंचाया जा सके। वहां से हथियारों को पूरे बंगाल और बाकी जगहों पर बांटा जाना तय हुआ था। प्लान में यह भी शामिल था कि वो लोग हथियारों को पहुंचाकर जल्द से जल्द बंगाल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि इसके बाद बड़े पैमाने पर छापेमारी होगी। लेकिन जब इन्हें निकलना था तो कार वाले ने आने में देरी कर दी। इसीलिए बक्सों को ले जाने के लिए 2 बग्गियों का इंतजाम किया गया और यहीं इन लोगों से एक बड़ी गलती हुई, जिसके चलते बाद में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। वो कैसे, आप आगे जानेंगे। हथियारों को पहुंचाने के बाद शिरीष चंद्र पाल और हरिदास दत्ता स्टेशन आए। शाम को उन्होंने दार्जिलिंग मेल पकड़ी और कलकत्ता से बाहर चले गए। दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती हो चुकी थी और पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं मिली थी। 29 अगस्त को जाकर जब रोडा कंपनी में इन्वेंट्री को मैच किया गया तो 10 बक्से कम निकले। शिरीष मित्रा को ढूंढा गया तो पता चला कि वो 3 दिन से काम पर नहीं आ रहे थे। तुरंत पुलिस को खबर की गई। तहकीकात करते हुए पुलिस क्रांति मुखर्जी के स्टॉक यार्ड पहुंची। यहां पुलिस ने आसपास के बग्गी वालों से पूछताछ शुरू की। एक बग्गी वाले ने बताया कि 3 दिन पहले उससे कुछ बक्से पहुंचाने के लिए कहा गया था। यहां क्रांतिकारियों को वो गलती भारी पड़ी जिसका जिक्र हमने पहले किया था। दरअसल बक्सों को पहुंचाने के लिए बग्गी वाले को 8 आने दिए गए थे। उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा था, जबकि मेहनत आना इससे कहीं कम हुआ करता था। पुलिस को जब ये पता चला तो उसे समझ आ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इतने छोटे काम के लिए कोई इतनी बड़ी रकम किसी बग्गी वाले को क्यों देगा। बग्गी वाले से पूछताछ के दौरान पुलिस को भुजंग भूषण धर का पता चला, लेकिन जब तक पुलिस भूषण के घर पहुंचती वहां सिर्फ बक्सों की कीलें बची हुई थी। बंदूकों और गोलियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बक्से की लकड़ियों को तक जला दिया गया था। पुलिस ने भूषण को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 7 साल तक जेल में रखा गया। जेल की कोठरी में घुटनों तक पानी भरा होता था। घटना के कुछ महीनों बाद हरिदास दत्ता भी पकड़ लिए गए। लूटे गए कुछ हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए, लेकिन अधिकतर क्रांतिकारियों तक पहुंच चुके थे हथियार, जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में क्रांति की कई घटनाओं को अंजाम देने के काम आए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई लूटों की बात होती है तो 1925 के काकोरी कांड की चर्चा होती है और 1930 के चिटागोंग आर्मरी रेड का जिक्र भी होता है। लेकिन 1914 में रोडा कंपनी लूट का नाम कम ही लिया जाता है। इस घटना का महत्व ऐसे समझिए कि 1917 में जब रॉलेट कमेटी का गठन किया गया तो उसकी रिपोर्ट को पेश करते हुए रॉलेट ने कहा, अगस्त 1914 के बाद बंगाल में क्रांतिकारी आक्रोश की जितनी भी घटनाएं हुई उनमें से शायद ही कोई हो जिसमें रोडा कंपनी से चुराई गई माउजर का उपयोग न हुआ हो। रॉलेट कमेटी का मुख्य उद्देश्य बंगाल और पंजाब में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों का मूल्यांकन करना था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार कुल 54 क्रांतिकारी अभियानों में इन बंदूकों का उपयोग किया गया। 1925 में काकोरी ट्रेन लूट के दौरान भी इन बंदूकों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा 1928 में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को गिरफ्तार किया तो उनमें से कुछ के पास इसी लूट में हासिल हुई बंदूकें मिली थीं। HSRA पहले HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ करती थी, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। 1928 में HRA से भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के जुड़ने के बाद इसका नाम HSRA हुआ था। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों के जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं तो कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं। इसमें डॉक्टर राजेश मिश्र द्वारा लिखी गई भगत सिंह की जीवनी भी शामिल है। इसके अलावा भी यहाँ आत्मकथाओं, उपन्यासों को लेकर जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ और कई तरह की ऑडियो बुक्स मौजूद हैं। इन्हें सुनने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ललन टॉप के अगर आप दर्शक हैं तो आपके लिए काम थोड़ा आसान है। LT20 इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और सब्सक्रिप्शन में 20% तक की छूट पाइए। इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और ब्यौरा मिलेगा। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट शुरू हो गई है यूपी चुनाव के मद्देनजर। नाम है क्या हाल है यूपी। उसके वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए। उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने। कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त मिथिलेश ने। देखते रहिए द ललन टॉप।